चलिए शांत हो जाइए। अब क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है। देखिए, आपको जो है प्राचीन भारतीय इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो पहला और दूसरा टॉपिक है, जो पहला टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत क्या है? क्या अभी मिलेंगे? 7 बजे ट्रेन है। अच्छा, रुकिए थोड़ा देर, बैठिए बैठिए, ऑफिस में बैठिए, हम आपको बुला लेते हैं। ठीक है, ऑफिस में बैठिए 5-10 मिनट। प्राचीन भारतीय इतिहास, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास का सिलेबस से अवगत करवाए हैं, पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। पहला चैप्टर है आपको प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत। दूसरा चैप्टर है आपको पाषाण युग, पाषाण युग। तो ये जो दोनों चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर हम आपको समाप्त कर दिए हैं। ये दोनों चैप्टर हम आपको समाप्त कर दिया, हाँ या ना? कर दिए हैं, हाँ। तो अब इन दोनों चैप्टरों का जो है प्रश्न, ये हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। हम आपको होमवर्क जो दिए थे, जहां तक हमें स्मरण है, बोले थे कि घटना चक्र का पाषाण युग का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। बनाए थे आप? ऑनलाइन वाले लोग भी बना लिए होंगे। और अगर आप क्वेश्चन बनाए होंगे तो हम आपको यह भी बात बोले थे कि 80 से 90% क्वेश्चन बन जाएगा, और 80 से 90% क्वेश्चन आपका बन गया होगा। समझे, बन गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 10% यानी कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा, वो जो है आपको, वो प्रश्न जो है आपको याद रखना है। तो इसमें से अधिकतर छात्र ऐसे होंगे जो प्रश्न देखे होंगे, प्रश्न बनाए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो प्रश्न नहीं देखे होंगे, नहीं बनाए होंगे। वो क्लास करने के बाद सब चीज भूल गए होंगे, आज आकर के ही उनको याद आया होगा कि हाँ फलना चीज पढ़ भी रहे थे। तो यहां पर जो पहला और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, उसका 40 पूछा हुआ प्रश्न, 40 पूछा हुआ प्रश्न बार बार हम गौर कर रहे हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं दिए हैं, सभी पूछा हुआ प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और प्रश्न लाने का उद्देश्य यह है कि ये जो पूछे हुए प्रश्न है, आप स्वयं देखिए और बनाइए और समझिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो 2 चैप्टर पढ़े हैं, उसमें से आपसे प्रश्न बनता है या नहीं बनता है। एक तो यह है, और दूसरा यह है कि आपके परीक्षा में आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसको क्वेश्चन के तर्ज पर कैसे पूछ दे रहा है, उसको क्वेश्चन के तर्ज पर जो है कैसे पूछ दे रहा है, इसको आपको देखना है। तो आइए, 40 क्वेश्चन है, हमको लगता है 10 से 15 मिनट में आप लोग निपटा दीजिएगा, समझ गए। और एक आइडिया भी आ जाएगा कि इस चैप्टर से जो है ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे तो लेक्चर के दौरान हम आपको बताते ही हैं, फलना प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, फलना चीज में फलना चीज याद रखना है, हर चीज से हम आपको लेक्चर के दौरान अवगत करवाते हैं, समझ गए। तो दोनों चैप्टर को पूरा का पूरा, कितने ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा पढ़े? हाथ खड़ा कीजिए तो। चलिए, सब लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं जो भी यहां पर हैं। तो ठीक है, ऐसे ही लगातार क्लास रेगुलर कीजिए, समझिए, क्लास कभी भी अब्सेंट नहीं। फिलहाल तो ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन ही क्लास आप रेगुलर कीजिए, कभी भी छोड़िए नहीं, बासी नहीं छोड़िए। बासी चीज कैंसर का रूप धारण कर लेता है, तो बासी कभी नहीं छोड़ना है। चाहे पढ़ाई से चीज
पढ़ाई से रिलेटेड चीज हो या खाना हो, खाना भी बासी नहीं खाना चाहिए। चलिए, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंध, किससे? हेरोडोटस, हेरोडोटस से। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने? हेरो, बात क्लियर है। पूछा हुआ क्वेश्चन, हम इसमें 40 क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा है। देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आगे भी जो प्रश्न आएगा आप बना पाएंगे, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लिए कौन है? विशाख दत्त, विशाख दत्त है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूतम, मुद्रा राक्षस। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? सब लिखा गया, सब टोटल, समझ गए? 1 2 3 4 सब, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तथा 4। अमरकोश के रचयिता अमर सिंह, कामसूत्र वात्सायन, मेघदूत काली, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। कुमार संभवम महाकाव्य, कुमार संभवम कालिदास, कालिदास ने लिखा है। कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई? कौन नहीं लिखा गया? मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरित, ऋतु संहार। उत्तर रामचरित होगा, होगा ना? उत्तर रामचरित के रचयिता भावभूति, भावभूति। उत्तर रामचरित के रचयिता है भावभूति, भावभूति है, ठीक है, भावभूति है। हाँ, काहे उधर जाना है हमको? अच्छा, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ है, यानी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल जो है नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। किसको? नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ये हम पढ़ाने के दौरान नहीं बताए हैं, लेकिन आगे हम आपको बताते हैं। खैर कोई बात नहीं है, नहीं बताए तो कोई बात नहीं है। नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, और यह जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना आपको भरत मुनि ने किया है। किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। और जब पिछला क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे थे तो क्वेश्चन डिस्कशन करवाने के क्रम में जो है हम आपको 8 शास्त्रीय नृत्य के विषय में बताए थे, 8 शास्त्रीय नृत्य के विषय में बताए थे। और कौन शास्त्रीय नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी बात हम आपको बताए। याद है कुछ कि खा पी करके पचाए? नहीं पचाए? हाँ, तो याद है तो जवाब दीजिए। मोहिनी अट्टम केरल का है ना, कथकली, कथकली कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसके बाद जो है आगे बताइएगा, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, असम, कथक। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। नटबड़ी नृत्य किसे कहा जाता है? नटबड़ी नृत्य कथक को कहा जाता है, हाँ या ना? कहा जाता है ना? चलिए ठीक है, याद तो रखे हुए हैं आप लोग, बढ़िया विद्यार्थी हैं जी। चलिए सुमेलित कीजिए। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? वात्सायन ने, चाणक्य ने, अर्थ कलहन ने, राज मिलाइए क्या हो? ए चलिए, कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी किससे संबंध?
किससे? कश्मीर के इतिहास ना। क्या गो तरंग? 8 गो तरंग है ना, 8 गो तरंग है। पहला, दूसरा, तीसरा कश्मीर के प्राचीन इतिहास, कश्मीर के प्राचीन इतिहास के विषय में बताता है। चौथा, पांचवा, छठा, कश्मीर में 3 हिंदू वंश के शासकों ने शासन किया, कारकोट, उत्पल और लोहार। सबसे पहले कारकोट वंश के शासकों ने शासन किया। कारकोट वंश के शासकों के शासन के बाद जो है उत्पल वंश के शासकों ने शासन किया। तो जो कारकोट वंश के शासक और उत्पल वंश के शासकों ने शासन किया, इस विषय में जानकारी हमें चौथा, पांचवा और छठा तरंग देता है। फिर आपको 7वां और 8वां तरंग, जो 7वां और 8वां तरंग है, 7वां और 8वां तरंग जो है हमें कश्मीर के भीतर शासन करने वाले अंतिम हिंदू राजवंश लोहार वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो जो कल्हन द्वारा रचित राज तरंगनी है, यह हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अर्थात इसका सही उत्तर होगा आपको सी। कल्हन की राज तरंगनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी। किसने लिखी है? वाकपति ने। वाकपति ने लिखी है। और जो वाकपति था किसका दरबारी कवि था? हाँ, यशोवर्मन। किसका दरबारी कवि था? यशोवर्मन। और यशोवर्मन कहां का शासक? यशोवर्मन कन्नौज का शासक था। कहां का शासक था? कन्नौज। यशोवर्मन कन्नौज का शासक था। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के विषय में जानकारी हमें वाकपति द्वारा रचित गोडवाहो पुस्तक देती है। बताए हैं ना जी? बताए हुए हैं, एकदम बताए हुए हैं। फटाफट जवाब देते जाइए। कल्हन द्वारा 8 होगा। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लिए। वर्धन वंश का एक शासक था, उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन विद्वान व्यक्ति था। उनका दरबारी कवि हरिसेन, सॉरी, उनका दरबारी कवि जो है बाणभट्ट था। बाणभट्ट था उनका दरबारी कवि, बाणभट्ट था। और बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी। और जो बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ से हमें हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और हर्षवर्धन स्वयं भी विद्वान व्यक्ति था। हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली नामक साहित्य की रचना की गई थी। यही आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा क्या? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। इसमें बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक, जब हम बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक जो आपको हम दिए हैं, जब आप पूरा क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो उसमें इन तीनों में से कोई एक पुस्तक पूछा गया है। एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कौन पुस्तक पूछा गया है, लेकिन तीनों में से एक पुस्तक पूछा गया है, रचयिता पूछा गया है। आंसर हर्षवर्धन होता। समझ गए? चलिए, इसके बाद अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन जो है आपको गलत है, कौन जो है आपको गलत है। कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा लिखा गया है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सुंदरानंद अश्वघोष। इसमें जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है, वह है 1 नंबर। 1 नंबर। कर्पूर मंजरी की रचना श्री हर्ष ने नहीं की है, बल्कि कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर नामक विद्वान ने किया है। किसने किया है? राजशेखर। राजशेखर नामक विद्वान ने कर्पूर मंजरी की रचना की है। राजशेखर नामक विद्वान ने कर्पूर मंजरी की रचना की है। कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, इसी को हमें चूज करना था। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ए हो जाएगा। क्वेश्चन बन रहा है ना जी? हाँ। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? ये क्वेश्चन जानते हैं जानबूझ करके दिए हैं ताकि आपको यहां पर कुछ उपदेश दे सके।
समझ गए। तो ये जो आप सुनते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, समझिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसी का शाब्दिक अर्थ होता है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। समझ गए। ये जो है आपको गीता में कहा गया है, गीता में यह निम्न कथन, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता में। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। एक आपको महाभारत है, महाभारत को टोटल 18 पर्व में बांटा गया है। महाभारत को जो है टोटल 18 पर्व में बांटा गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है कौन है? महाभारत। महाभारत है, 18 पर्व में बांटा गया है। और महाभारत का ही एक अंग है गीता। गीता में विशेष तौर पर जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध भूमि में युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो उससे पहले जो है अर्जुन के मन में कई प्रकार की दुविधाएं थी। अर्जुन के मन में दुविधाएं यह थी कि हम युद्ध लड़ किससे रहे हैं? हम तो अपने चाचा से, अपने चचेरा भाई से, अपने पितामह से युद्ध लड़ रहे हैं, तो इसमें तो नुकसान कुल मिलाकर के हमारे परिवार का ही हो रहा है। और भी कई प्रकार की दुविधाएं जो है अर्जुन के मन में थी। और अर्जुन के मन में जो तमाम प्रकार की दुविधाएं थी, वो दुविधा ही अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे थे और भगवान कृष्ण उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि अर्जुन अपना हथियार डाल दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने फिर से अर्जुन को तैयार किया और अर्जुन को समझाया बुझाया कि आप क्षत्रिय हैं, आपका काम युद्ध करना है, परिणाम की चिंता करना आपका काम नहीं है। तो आप सभी लोग देखिए, जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है, वो यूट्यूब पे लगा रहेगा, हमेशा ये बात करेगा कि इतना कंपटीशन है, रिजल्ट होगा या नहीं होगा। जो पढ़ने वाला होता है वो यूट्यूब पर नई वीडियो देखता है, इधर उधर नहीं करता है। वैकेंसी का जब आना होगा वैकेंसी आएगा ही, परीक्षा का जब होना होगा परीक्षा होगा ही, कटअप का जितना जाना होगा कटअप जाएगा ही। तो ये जो फालतू का यूट्यूब पे वैकेंसी वैकेंसी खेलते हैं, कटअप कटअप खेलते हैं, आंसर आंसर खेलते हैं, ये सब मत खेलिए। ये सब एवरेज और सामान्य विद्यार्थी का काम है। आप एवरेज और सामान्य से ऊपर उठिए। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि जीवन में कभी भी अगर आपको बहुत आगे जाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपने काम पर कीजिए। काम के परिणाम के ऊपर कभी आपका फोकस नहीं होना चाहिए। रवीश कुमार बहुत बड़ा पत्रकार, उसका इंटरव्यू हाल फिलहाल में हम सुने हैं, तो उन्होंने एक बात कही है कि जो है हमने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, बस हम काम करते गए। और ये चीज जो है जब हम अपने जीवन में हम स्वयं के विषय में सोचे तो हम भी कभी मन में ये नहीं था कि ये काम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सही होगा गलत होगा, ये सब कभी हम भी अपने जीवन में नहीं सोचे हैं। तो एक तो रवीश कुमार हो गया इसका तरोताजा उदाहरण, एक हम भी आपके सामने एक उदाहरण है। हम भी कभी कोई भी काम किए हैं तो कभी भी नहीं सोचे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा होगा, जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट के विषय में कभी सोचना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को करने से पहले या करने वक्त रिजल्ट के विषय में सोचते हैं तो फिर आप काम करने में संकोच में आ जाएंगे। काम करने में आप संकोच में आ जाएंगे, आप काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, आप पूरा अपना एफर्ट नहीं डाल पाएंगे, तो फिर वहां पर असफलता और सफलता दोनों के चांसेज होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से अपना 100% देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हैं, वहां पर सफलता का चांस 100 में 100% होता है। समझ गए? तो बिना परिणाम के चिंता किए हुए आपके हाथ में मेहनत करना है, रिजल्ट ले आना आपके हाथ में नहीं है। क्या आप नीतीश कुमार के दामाद हैं कि आप अपना फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में करवा लीजिएगा? नहीं, आप नीतीश कुमार के दामाद या आप नीतीश कुमार की बेटी नहीं है। समझ गए कि आप ऐसा कर सकते हैं? तो आपके हाथ में
मेहनत करना है। आप जी जान लगा करके मेहनत कीजिए, जी जान लगा करके पूरे सिलेबस को पढ़िए, पूरे सिलेबस को याद करने का प्रयास कीजिए, रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। रिजल्ट कैसे हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ गए। तो सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए, फालतू चीजों से बचिए और प्रयास कीजिए हमेशा रूम बंद करके रखने का। थोड़ा सा आप स्वार्थी बनिए स्टूडेंट लाइफ में। अगर आप स्वार्थी नहीं बनिएगा तो फिर आप बहुत आगे नहीं जा पाइएगा। अगर बहुत आगे जाना है तो आपको सेल्फिश बनना होगा। जब तक आप सेल्फिश नहीं बनेंगे कोई उपाय नहीं है। इस चीज को अपने जीवन में अपनाइए। सिर्फ ये कथा नहीं है, इस पर चल करके लोग बहुत आगे तक गए हैं, समझ गए। तो ये चीज है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन जो है डेली टेस्ट सीरीज में भी हम दिए थे, कल परसों डेली टेस्ट सीरीज में दिए हुए हैं। लाइफ ऑफ वेन सॉन्ग हुइली ने लिखा है, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी ने लिखा है, नहीं, द नेचुरल हिस्ट्री पिलिनी ने लिखा है। किसने? पिलिनी ने लिखा है। और जो टॉलेमी है, टॉलेमी के द्वारा द ज्योग्राफी, द ज्योग्राफी, द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना जो है आपको टॉलेमी के द्वारा की गई है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पॉम्पेइस ट्रोगस सही है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे इसका आंसर बताइए। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की? 1515 से 1520, 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी के बीच में यात्रा किए हैं ना? हाँ या ना? एकदम किए हैं। आंसर ए होगा ना? हाँ होगा। चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण, ताम्र। भीमबेटका कहां? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन। किस स्थान? मानव के साथ कुत्ता है? बुरजोम होगा ना? कहां है ये? जम्मू कश्मीर में है ना? गर्तावास का प्रमाण, हाँ, बुरजोम। मृदभांड का प्रमाण बुरजोम से मिला है ना? भारत में मानव का सर्वप्रथम कहां? नर्मदा, नर्मदा घाटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति, संस्कृति मंत्रालय। पशुपालन का प्रमाण, राजस्थान का बागौर, राजस्थान का बागौर। मध्य प्रदेश का आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़। आंसर राजस्थान का बागौर होगा। ए बकलोलवी, यहां देखिए ना, एक ही कब्र से 3 मानव। कहां? उत्तर प्रदेश का दमदमा, उत्तर प्रदेश का दमदमा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए? सराय नहर और महदा। सराय नहर और ए और बी दोनों हो सकता है, इसमें ए और बी दोनों हो सकता है। महदा को चुनना पड़ेगा, एक को चुनना है तो महदा को चुनना पड़ेगा। ठीक, महदा। क्या होगा? क्या होगा? पानी नहीं ना? हाँ, दिमाग पे जोर नहीं ना पड़ रहा है।
कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन मध्य पाषाण। मध्य, यहां पर जवाब दीजिए तो फटाफट। आग की खोज कौन काल में? पूरा पाषाण। पशुपालन, कृषि, नौ पहिए का आविष्कार। नौ। अच्छा, सोहन संस्कृति किसे कहते हैं? पूरा सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। मध्य पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। कृषि संस्कृति। मृदभांड संस्कृति। क्लियर है? जौ क्या होगा? जौ होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ किताब गेहूं भी लिखता है, लेकिन सबसे पहले जौ होगा 8000 ईस्वी पूर्व। 8000 ईस्वी पूर्व। और भूमध्य सागर के आसपास जौ की खेती हुई थी, और जौ के बाद गेहूं की खेती हुई थी। पहले जौ, बाद में गेहूं। तो जौ पहले होगा। जौ पहले, एकदम याद रखिएगा। कौन बुक क्या लिखता है उसको गोली मारिए, जौ पहले आप याद रखिएगा। जौ के बाद गेहूं हुआ है। जौ के बाद गेहूं हुआ है। क्या होगा? मेहरगढ़ होगा ना? बोलिए। ये दोनों क्वेश्चन करवाए थे ना, सिर्फ ऑप्शन है ना अलग था। यहां पर भी होगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण। मेहरगढ़। कहां से? देखिए सुनिए, इसको ऐसे सोचिए, ठीक है? ये तो बात हम बताए नहीं थे, लेकिन आप सोच सकते हैं। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, जब कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहर देव से मिले हैं, तो मानव वहां पर रहना अस्थायी तौर पर प्रारंभ वही ना किया होगा। कॉमन सेंस नहीं लगा सकते। अब कहिएगा हर चीज मास्टरवे बताए तो पॉसिबल है? नहीं है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, समझ गए? तो कोई भी, देखिए यहां पर हम एक संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। किसी भी टॉपिक से जब कोई भी क्वेश्चन आए, और देखिए आपके रेंज से बाहर हो रहा है, ठीक है? आपके रेंज से बाहर हो रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उससे संबंधित चीजों को कोरिलेट कीजिए अपने दिमाग में। हाँ मास्टरबा तो फलना पढ़ाया था, नहीं फलना पढ़ाया था तो चिल्ला होगा, चिल्ला होगा तो ढेकना सोचेंगे और फेंकना आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, हम तो आपको नहीं बताए थे, लेकिन यहां पर क्या सोचिएगा आप? कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। और लेक्चर के दौरान हम आपको क्या बोले थे? जब मानव कृषि करना शुरू करेगा, तो आज के समय के तरह तो 6 महीना में 5 महीना में फसल का उत्पादन नहीं हो जाता है। पहले तो 1.5 साल 2 साल 3 साल लग जाता था। तो अब 1.5 साल 2 साल 3 साल में एगो फसल का उत्पादन करेगा, तो अस्थायी तौर पर वो 2-3 साल तक रहेगा कि नहीं रहेगा? और अगर रहेगा नहीं तो क्या फसल का उत्पादन हो पाएगा? तो मतलब कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से अस्थायी प्रमाण के भी प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। देखिए कोरिलेट करके आंसर पे हम लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो लेक्चर को, क्वेश्चन को डील करने के लिए लेक्चर को ध्यान से सुनना जरूरी है। और पढ़ने का सही तरीका यही होता है, क्लास में जब आप आते हैं पूरा दिमाग को जो है ओपन रखिए, दिमाग खाली करके आइए, दिमाग से सारा कचरा निकाल करके क्लासरूम में बैठिए, लेक्चर को ध्यान से सुनिए। जब आप क्लास में हो तो सिर्फ आपके
दिमाग में हमारी बात, या बिट्टू सर लेक्चर देते हैं तो उनका बात ही आपके दिमाग में जाना चाहिए। दूसरा, घर पे कुछ हो गया, कुछ भी कहीं भी हो गया, वो सब बात दिमाग में नहीं जाना चाहिए। एक तो क्लास में लेक्चर को ध्यान से सुनिए, दूसरी बात सेम डे में घर पे जाकर के उसको पढ़िए। जैसे अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो आपका कर्तव्य होना चाहिए घर पे जाकर के इस क्वेश्चन को आज सोने से पहले फिर से एक बार देख करके सोना है। फिर पूरे सप्ताह में जो पढ़ाया गया है, पूरे सप्ताह के भीतर पढ़ाए गए चीजों का साप्ताहिक रिवीजन। रविवार को छुट्टी रहता है, सुबह से लेकर शाम तक रिवीजन करना है। फिर मासिक रिवीजन, पूरे महीना में जितना पढ़ाया गया है उसका एक बार रिवीजन करना है। ये पढ़ने का एक सही तरीका होता है। इस तरीका से पढ़ाई करना आसान नहीं है, लेकिन जिसने भी इस तरीका को अपनाया है वो टॉप किया है, उससे पहले उसका कोई स्थान ही नहीं है। समझ गए? सही बता रहे हैं हम आपको। हम अपने सीनियर से ये चीज सीखे हैं। जब हम स्वयं भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम इस तरीका को अपनाते थे। अब तो पढ़ते ही नहीं है अपने लिए, अब तो आपके लिए पढ़ते हैं। अपने लिए नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए तो जहां पे जितना जरूरत है उस तरीका से पढ़ते हैं। अपने लिए जब पढ़ते थे तो मेरे पढ़ने का यही तरीका था, जो बात हम बताए हैं। टीचर के लेक्चर को ध्यान से सुनना, घर पे रात में सोने से पहले उस लेक्चर को एक बार फिर से रिवीजन करना, सप्ताह में एक बार रिवीजन करना पूरे सप्ताह के चीजों का, और महीना में एक बार रिवीजन करना पूरे महीना के चीजों का। तो इससे होता है कि लोग भूलता नहीं, हम भूलते नहीं थे, आप भी नहीं भूलिएगा। तो आप जो है इस टेक्निक को अपनाइए, काफी बेहतरीन तकनीक है पढ़ने का। इससे बेहतर तकनीक कुछ हो ही नहीं सकता है। समझ गए? तो इसको अपनाइए आप लोग अपने जीवन में, ये अच्छी चीजें हैं। तो रहेगा तो मारिएगा लौड़ा देव, ठीक है? रहेगा तब ना। चलिए आगे। ये तो बताए हुए थे, याद कीजिए, याद कीजिए, बताए हुए थे। मेहरगढ़ होगा, होगा ना हो? हाँ, देखिए ऐसे ही आंसर फटाफट दीजिए। HD संकालिया, HD। और नवदा टोली कहां है वो? मध्य प्रदेश में है ना? मध्य प्रदेश में है। कहां है? संगन, संगन कल्लू कहां? कर्नाटक में है ना? गुफाओं के शैल चित्र, गुफाओं के भारत में किस शिलाश्रय से भीमबेटका। कहां से? भीमबेटका। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर, याद रख लीजिएगा। इसको थोड़ा समझना है, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण। कौन सा ऐतिहासिक स्थल जो है किस कारण से प्रसिद्ध रहा है, किस कारण से चर्चा में रहा है? ठीक है। बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर ना, गलत है। गर्ताबास, मृदभान, मानव के साथ कुत्ता को दफना, ये सब बुर्जहोम से न मिला है। वो कोई देवी देवता का मंदिर थोड़े मिला, नहीं मिला, तो गलत है ना। चंद्र केतुगढ़, चंद्र केतुगढ़ जो है पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। और यह टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए टेराकोटा मिट्टी का जो सूखी हुई मिट्टी, सॉरी मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता था, मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता था, उसी से टेराकोटा कला का संबंध है। और मिट्टी के भारी मात्रा में बर्तन के प्रमाण जो है चंद्रकेतुगढ़ से मिला है, अर्थात चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए विख्यात है। गणेश्वर, गणेश्वर जो है राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में, राजस्थान में है। और आप पिछले सेशन को याद कीजिए,
जब आप पिछले सेशन को याद करेंगे तो हम आपको बताए हुए थे कि राजस्थान के भीतर जो है बनास या आहार संस्कृति का उदय हुआ था, और आहार संस्कृति के अंतर्गत बनास नामक स्थल से भारी मात्रा में तांबा की प्राप्ति हुई थी। कौन चीज की? तांबा, जिस वजह से बनास को तांबवती भी कहा जाता है। तो राजस्थान में बहुत अधिक तांबा मिला है, और तांबा के जो है अलग अलग उपकरण और औजार बनाए जाते थे। तांबा के अलग अलग उपकरण और औजार बनाए जाते थे। तो तांबा के जो अलग अलग आकार के, स्वरूप के औजार और उपकरण बनाए जाते थे, उसी के लिए ताम्र कलाकृतियां शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गणेश्वर राजस्थान में है, यहां से ताम्र कलाकृतियां, ये ताम्र कलाकृतियां के लिए विख्यात या प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही सुमेलित है? 2 और 3। विंध्य क्षेत्र के इस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। लेखहिया, लेखहिया, यहां से जो है ना एक साथ 27 मानव कंकाल मिला है। 27, एक साथ 27 मानव कंकाल मिला है। 27, जैसे दमदमा से, उत्तर प्रदेश के दमदमा से एक साथ 3 मानव कंकाल मिला है ना, वैसे ही जो है विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है कि शिलाश्रय से सबसे ज्यादा सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है, 27 मानव कंकाल। बोलिए। भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? इसे अभी किस नाम से जाना? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव। क्लियर है? तो ये 40 क्वेश्चन थे जो कि हम आपके लिए लेकर आए हुए थे। और इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ऑनलाइन वाले छात्रों को हम बताते चले कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको संस्थान के एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। और साथ ही साथ इस भी बात से हम आपको अवगत करवा दे कि संस्थान का जो टेलीग्राम चैनल है, जिसमें 67,000 प्लस मेंबर है, वहां पर भी इस क्वेश्चन को हम अपलोड कर दिए हैं। समझ गए? वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है आपको अपलोड है। तो आप इस क्वेश्चन को संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं। और इसमें हम अपना कोई दिमाग नहीं लगाए हैं, पिछला पूछा हुआ क्वेश्चन था उसी को टाइप करवा करके जो है हम डाल दिए हैं। लेकिन जो प्राचीन भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, उसमें मेरा दिमाग लगा हुआ है। उसमें आपको 40 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि पहला चैप्टर में हमको लगता है 91 क्वेश्चन, हाँ जो भी क्वेश्चन है उसमें आप देखिएगा बहुत कुछ नया मिलेगा। समझ गए? चलिए, 2 चैप्टर पढ़ाए, दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ ला करके हम दिखा दिए कि देखिए आपको किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब मेरे दिखाने का उद्देश्य ये था कि जो है आपको ये बताना था कि आप सही जा रहे हैं। ठीक है, आप सही जा रहे हैं, आप विश्वास हम पे कर सकते हैं। समझ गए? ये सब क्वेश्चन हमने बनाए हैं, अपना बोर्ड बनाया है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है, जो तीसरा चैप्टर और अब मूल प्राचीन भारतीय इतिहास जो शुरू होने जा रहा है, उसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब यहां से हम आपको कुछ लिखाने वाले नहीं है, एकाध गो पॉइंट लिखाने वाले हैं, ज्यादा 2, 4, 5, 10 पॉइंट लिखाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखाएंगे। संस्थान के एप्लीकेशन पर प्राचीन भारतीय इतिहास का पीडीएफ नोट अपलोड कर दिया गया है आपके बैच में। ऑनलाइन वाले लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करके जो है किसी भी फोटो स्टेट के दुकान से जाकर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑफलाइन वाले लोग संस्थान के ऑफिस में प्राचीन भारतीय इतिहास का नोट मिल रहा होगा। अभी आप सिर्फ
ऑब्जेक्टिव सॉरी, अभी आप सिर्फ सब्जेक्टिव नोट लीजिएगा, थ्योरी वाला नोट लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम विचार कर रहे हैं कि जो फाउंडेशन बैच में दिए हैं उसमें बहुत ज्यादा डाटा दे दिए हैं, तो उसको थोड़ा सा कम करके दे ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। सोच रहे हैं अगर हम कर पाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो वो तो दे ही देंगे। तो अभी आप ऑब्जेक्टिव नहीं लीजिएगा, बैच में जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उस दिशा निर्देश का पालन कीजिए। ले भी लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले भी लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। सब्जेक्टिव नोट आप ले लीजिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास का सब्जेक्टिव ले लीजिएगा। अब जैसे आप बायोलॉजी में नोट लिए हैं ना, बायोलॉजी शुरू हुआ है ना, वैसे ही जैसे बायोलॉजी की नोट को ऐसे करके रखते हैं, लेक्चर सुनना है लेक्चर सुनते हैं, या फिर उसको ऐसे निहारते रहते हैं, समझ गए। तो वैसे ही प्राचीन भारतीय इतिहास का भी नोट ले लेना है, लेक्चर सुनने का मन होगा सुनिएगा, नहीं तो उसको निहारते रहिएगा ऐसे, ठीक है। आपको जो है लेक्चर सुनना है, वो जो नोट दिया गया है किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, सॉरी किसी भी सब्जेक्ट का, वो घर पे पढ़ने के लिए दिया जाता है, यहां पर देखने के लिए नहीं दिया जाता, घर 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 पर, समझ गए। तो घर पे जाकर के जो है उसको देखिएगा। अब आते हैं हम लोग भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से बिहार दरोगा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। 2213 में एक प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल से सूती कपड़ा का प्रमाण मिला। चलिए, 2213 बिहार दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल से सूती कपड़ा के टुकड़े का प्रमाण मिला है, यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न मूल तौर पर हड़प्पा सभ्यता से इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न जो है मूल तौर पर हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं। अब अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और हाँ, वो जो कौन लड़का थे, किनका भाई था, क्या कोई बात था, कोई कुछ खास मिलना था, चले गए, अच्छा ठीक है, कोई बात, कोई खास बात था है आप ही को लेकर के, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम आप पे पूरा ध्यान देंगे, आप एकदम चिंता मत कीजिए, समझ गए। इस बार जितना सीट देगा सब हम खरीदेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, बैठिए, सब आप ही लोग के बीच वितरित करेंगे, दूसरे किसी को थोड़े देंगे, समझ गए। लेकिन आप लोग सिर्फ जितना कहते हैं उतना कीजिए ना महाराज, ठीक है। जितना सीट होगा सब टोटल खरीदेंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन जितना करवाते हैं उतना कीजिए तब, ऐसे थोड़े, ऐसे ना, समझ गए। अभी वीडियो जो है कोई वायरल नहीं कर दीजिएगा, अभी ये बोल दे रहे हैं, करबो कीजिएगा तो यहां तक जो बोले हैं वो करने वाली बात, यानी जितना करवाएंगे उतना, इतना के साथ कीजिएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। चलिए, देखिए हुआ था ये कि एक तो हम 5-5 में क्लास आ गए थे, लेकिन यहाँ पर पीपीटी जो है वो क्वेश्चन वाला पीपीटी आज दिखाना जरूरी था आपको, समझ गए। वो पीपीटी सेट ही नहीं हो रहा था, इसलिए 5, 20, 25 में क्लास शुरू हुआ। एक तो ऐसे ये माथा गर्म हो रहा था धीरे धीरे, यहाँ पर चढ़ते हैं ना, तो चढ़ने के बाद जितना जल्दी क्लास शुरू हो जाए उतना बेटर होता है, चढ़ने के बाद जितना लेट होता है क्लास शुरू उतना पारा गर्म होते जाता है, समझ गए। तो इसलिए हम नहीं मिल पाए, हम सोचे थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा पारा ठंडा हो जाए,
समझ गए। उसके बाद जो है बात करेंगे। खैर चले गए हैं तो कोई बात नहीं है, मेरा पूरा ध्यान आप पे रहेगा, बस पढ़िए। चलिए, अरे सब पे। हड़प्पा सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। आपको विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, ये सभी सभ्यताओं की गिनती प्राचीनतम सभ्यताओं में की जाती है। और जो हमारी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, वह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। ऐसी बात नहीं है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ है, नहीं, बल्कि जैसे आप हमारे समकालीन है, मतलब जिस काल में हम जी रहे हैं उसी काल में आप भी जी रहे हैं, तो मतलब हम दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं, हम दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं। अंतर यही है कि आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, और कोई अंतर नहीं है। तो वैसे ही हड़प्पा, मिस्र, मेसोपोटामिया, ये सभी सभ्यता एक दूसरे की समकालीन सभ्यता हुआ करती थी। बस अंतर यही था कि कोई सभ्यता बड़ी थी और कोई सभ्यता छोटी थी, कोई सभ्यता विकसित थी और कोई सभ्यता विकसित नहीं थी। अंतर यही था और कुछ नहीं था। तो पूरे विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वह है आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या है आपको? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और देखिए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे ही सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, इसे ही जो है सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, सुमेरियन सभ्यता। और एक मजे की बात हम आपको बताते चले यहां पर कि मानव ने सर्वप्रथम लिखने का जो काम किया था, लिखने का काम, मतलब मानव सभ्य होना जो शुरू हुआ था। देखिए, लिखना पढ़ना जानना या लिखना पढ़ना शुरू कर देना, मतलब मानव सभ्य होने लगा है, मानव सभ्य होने लगा है, इसका यह मतलब होता है। सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता के मानव ही लिखना शुरू किया था, अर्थात सभ्य होना शुरू किया था। तो जो लेखन कला का विकास है, लेखन कला का विकास सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ था, लेखन कला का विकास सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ था। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास है वह आपको भारत है, यहां पर भारत के पश्चिम में आइएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, समझ गए, ईरान, इराक। भारत के पश्चिमी भाग में जो आपको इराक है, भारत के पश्चिमी भाग में जो इराक है, इराक, इराक के भीतर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। इराक, इराक के भीतर ही जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। और इराक के भीतर मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। दजला और फरात, दजला और फरात, दजला और फरात नदी के तट पर जो है इराक के भीतर मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि पहली सभ्यता है। कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहे हैं ना सही।
अब होता है कि देखिए दिमाग थोड़ा तेज चलता है, हाथ थोड़ा स्लो चलता है, तो दिमाग के अनुसार जो है ना चीज वहां पे लिखाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक होगा। आप लोग भी इतना बकलोल ना है कि उसको नहीं समझ पाइएगा। समझ जाते हैं ना जी? है, समझ जाते हैं ना? हाँ, दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है तो कल से यहाँ बैठिएगा, समझे, यहाँ से दिखाई देगा। चलिए।